सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो, हम जो पॉलिटिकल साइंस में जो चर्चा कर रहे थे, पहले अपनी चर्चा हुई थी उद्देशिका या प्रस्तावना को लेकर, और उसके बाद में अपन जो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं आज, वो टॉपिक है मूल अधिकार। राजनीति विज्ञान का या संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारतीय संविधान में क्या है कि जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, तो भारतीय संविधान का एक भाग आता है भाग 3। कौन सा भाग है? संविधान का भाग 3। संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, वो अनुच्छेद लिखे हुए हैं कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें जो उल्लेख किया गया वो किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं। अब अपन बात करें मूल अधिकार कहते किसे हैं, तो वो सुनना आप लोग। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। वो अधिकार कैसे अधिकार कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये है, मूल अधिकार हमेशा किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब जैसे अपन बात करें, जैसे भारत में एक राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार भी तो हमें प्राप्त है, हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन शिक्षा का अधिकार का जो उल्लेख है ना, वो भारतीय संविधान में नहीं कर रखा। शिक्षा का अधिकार दिया है हमें किसने? संसद ने एक कानून बनाया, विधि बनाई संसद ने, और विधि या कानून के माध्यम से संसद ने कौन सा अधिकार दिया? शिक्षा का अधिकार दिया। और शिक्षा का अधिकार कानून के माध्यम से मिला है, ना कि संविधान के माध्यम से। इसलिए शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार हुआ? कानूनी अधिकार। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार की अनिवार्य शर्त है कि मूल अधिकार हमेशा किसमें उल्लेखित होंगे? किसमें वर्णित होंगे? संविधान में वर्णित होंगे। अब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दे रखे हैं, उनकी हम कुछ विशेषताओं को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस समय भारतीय संविधान में कुल मिलाकर नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, एक मूल अधिकार को हटा दिया। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो मूल अधिकारों की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए। उससे पहले अपन चर्चा करेंगे इन मूल अधिकारों की कुछ विशेषताओं को लेकर। तो चलो मूल अधिकारों के अपन विशेषताएं देखते हैं। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है ना, उन मूल अधिकारों की विशेषताएं देख रहे अपन, तो अपन हेडिंग डाल सकते हैं भारतीय संविधान में वर्णित या उल्लेखित मूल अधिकारों की विशेषताएं। अब देखो क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों की। पहला तो आप ध्यान रखोगे कि भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, उस भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? देखो, उसका भी एक कारण था। विश्व में सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो मूल अधिकार दिए गए थे ना, वो दिए गए थे कहां पे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में ये मूल अधिकार सबसे पहले दिए गए थे 1215 ईस्वी में। उस समय ब्रिटेन में क्या घटना हुई थी? ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन में जो राजा के अंडर में जो सामंत थे, इनके बीच आपस में क्या हो गए? मतभेद हो गए। तो ब्रिटेन में राजा और सामंतों के बीच जो मतभेद हुए, उसका कारण ये था कि ये सामंत लोग जो थे, वो अधिकारों की मांग कर रहे थे, राजा से कह रहे थे कि आप लोग हमें भी कुछ अधिकार दो।
जब मतभेद ज्यादा बढ़ गया तो राजा को लास्ट में आके जब अपनी सत्ता को खतरा लगा कि हाँ भाई अगर अपन इनको अधिकार नहीं देंगे तो हो सकता है अपनी सत्ता को उखाड़ फेंके, इसलिए राजा ने वहां के ब्रिटेन के सामंतों को कुछ अधिकार दिए, और ब्रिटेन के सामंतों को राजा ने जो अधिकार दिए थे उनकी हेडिंग क्या थी? मैग्ना कार्टा। हेडिंग क्या थी? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को अपन कहते हैं महान घोषणा पत्र या महान अधिकार पत्र। महान घोषणा पत्र कह दो चाहे महान अधिकार पत्र कह दो। तो ये मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा में किसका उल्लेख था? मूल अधिकारों का उल्लेख था। वैसे अपन बात करें, देखो अब समझना, मैग्ना कार्टा जिसकी अपन ने चर्चा की, उस मैग्ना कार्टा में किसका उल्लेख था? मूल अधिकारों का उल्लेख था। संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। इस आधार पर भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और जो कंपटीशन में अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन के अगर लेवल की बात करें अपन, तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है, लास्ट जो क्वेश्चन का एक सबसे टफ लेवल माना जाता है वो क्वेश्चन आते हैं खतन और कारण वाले। समझ रहे हो बात? तो यहां से खतन और कारण वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे खतन लिखा हुआ है, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये तो खतन है, एक क्वेश्चन के रूप में चर्चा करूं मैं इसकी। खतन तो क्या दे रखा है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कारण दिया हुआ है, इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो देखो ये जो खतन कारण वाले प्रश्न जब भी आते हैं ना, ऑप्शन इनके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन फिक्स हैं। वो ऑप्शन आप हमेशा दिमाग में रखना। कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? खतन व कारण दोनों सही हैं। सुनना, पूरा बोर्ड पे लिख नहीं रहा मैं। पहला ऑप्शन तो क्या आता है? खतन व कारण दोनों सही है तथा कारण खतन की सही व्याख्या करता है। एक ऑप्शन तो ये आता है। दूसरा ऑप्शन आता है खतन व कारण दोनों सही है तथा कारण खतन की सही व्याख्या नहीं करता है। समझ गए बात? तीसरा ऑप्शन आता है खतन गलत है, कारण सही है। चौथा ऑप्शन आता है खतन सही है, कारण गलत है। ये 4 ऑप्शन मिलते हैं अपने सामने। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करो खतन कारण वाले को, सबसे पहले तो ये पढ़ो कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो नीचे वाले दोनों ऑप्शन तो कट। फिर अपन ये देखते हैं क्या ये कारण इस खतन की सही व्याख्या कर रहा है क्या। ये देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक तरीका काम में लेना। खतन पढ़ने के बाद लास्ट में लगा लेना इसलिए, वो सॉरी लास्ट में लगाना अपने को क्या, क्योंकि। और अगर फिर अपनी लाइन सही बैठती है इसका मतलब तो सही व्याख्या हो रही है। अब समझना, देखें भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। एकदम सही बैठ रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। खतन और कारण दोनों सही है तथा कारण खतन की सही व्याख्या करता है। समझे पहली बात? तो मूल अधिकारों की विशेषताओं में पहला अपन बता सकते हैं भाग 3 को संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलो और अपन आगे इसकी और विशेषताओं को देखें। फिर अपन थोड़ा सा सोचें कि भाई भारतीय संविधान ने हमें कुछ मूल अधिकार दे रखे हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक आए भारत में घूमने के लिए, जैसे कोई ब्रिटेन का, अमेरिका का, चीन का, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी देश का नागरिक कोई भारत में आए घूमने के लिए, क्या भारत में वो आया है तो क्या उसको भी भारत में वो मूल अधिकार प्राप्त है क्या, जो भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं? समझ गए प्रश्न?
क्या मूल अधिकार जो विदेशी नागरिक भारत में घूमने आया है या विदेशी नागरिक भारत में है, क्या उसको भी वो मूल अधिकार प्राप्त है क्या जो संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हैं? तो इसमें कंप्लीट तो उसे प्राप्त नहीं है। जैसे इसका आंसर सुनना आप, जो भी मूल अधिकार अपन आगे पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद 1 तो 15 में दिया गया मूल अधिकार, 16 में दिया गया मूल अधिकार, 19 में दिया गया, 29 में दिया गया, 30 में दिया गया। ये 5 मूल अधिकार तो ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल किसे प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो भी मूल अधिकार बच गए वो भारतीय नागरिकों के साथ, मतलब अन्य मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। अब सभी व्यक्तियों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये 5 मूल अधिकार तो केवल किसे प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और इसके अलावा अन्य जो भी मूल अधिकार बच गए वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। थोड़ा सा एक ये विशेषता इसकी ध्यान रख लेना। फिर अपन बात करें कि भाई मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो देखो मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक भी है, तो मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक भी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर संविधान में कुछ ऐसी बातें उल्लेखित हैं जो राज्य की शक्ति को कम करती हैं, देखो राज्य तो हमेशा देखा जाए तो भारत एक जैसे राज्य है, लेकिन राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, राज्य अपने को दिखाई थोड़ी देती है। राज्य का मूर्त रूप किसे माना जाता है? सरकार को। तो जहां मैं राज्य वर्ड काम में ले रहा हूं, इसका मतलब राज्य के रूप में यहाँ कार्य कौन कर रही है? सरकार काम कर रही है। तो राज्य मतलब क्या लगा लेना आप? सरकार। तो यदि कुछ ऐसे संविधान में प्रावधान हैं जो राज्य की शक्ति को कम करें, राज्य की शक्ति को कम करें, तो राज्य की शक्ति को कम करने का मतलब क्या हो गया? सरकार की शक्ति को कम करें। ऐसे प्रावधान संविधान में जहां कहीं भी है, उनकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? नकारात्मक। और जो व्यक्ति को अधिकार देते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान, इनकी प्रकृति हमेशा कैसी मानी जाती है? सकारात्मक। तो मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक भी है तो सकारात्मक भी है, क्योंकि कुछ मूल अधिकार तो ऐसे हैं जो राज्य की शक्ति को, मतलब सरकार की शक्ति को कम करते हैं, तो कुछ मूल अधिकार तो कैसी प्रकृति के हो गए? नकारात्मक प्रकृति के। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब कुछ मूल अधिकार कैसे हो गए? सकारात्मक प्रकृति के। जैसे अपन बात करें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब वो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, इसका मतलब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब अनुच्छेद 19 की प्रकृति कैसी हुई? सकारात्मक। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, इन 4 अनुच्छेदों में किसका प्रावधान है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तो मिल ही रही है ना, तो इनकी प्रकृति भी कैसी हो गई? सकारात्मक प्रकृति हो गई। जबकि अनुच्छेद 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, अनुच्छेद 21 हुआ, इनकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? नकारात्मक प्रकृति मानी जाती है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ना, आगे जाके अपन जब भी इनकी चर्चा करेंगे, इनमें ऐसा प्रावधान किया गया है जो राज्य की शक्ति को क्या करते हैं? कम करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी हो गई? नकारात्मक हो गई। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार उल्लेखित हैं, उनकी कुछ की प्रकृति नकारात्मक है तो कुछ की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। ये ध्यान रखोगे आप। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें नेक्स्ट विशेषता देखें मूल अधिकारों की। तो अगली विशेषता आती है मूल अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं। वाद योग्य होने का मतलब क्या होता है कि भाई यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में वाद दायर करवा सकते हैं। हम हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं। न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं, इसका मतलब मूल अधिकार कैसे हो गए? वाद योग्य हो गए। क्योंकि
देखो कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे मूल अधिकार, हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हम मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊपर का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। फिर बात करें उच्च न्यायालय की, यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, हम उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। उच्च न्यायालय होता है प्रत्येक राज्य में, उच्च न्यायालय में अपील करते हैं तो उच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समझ रहे हो बात? तो हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर रहे हैं और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर रहे हैं, बस दोनों में अनुच्छेदों का फर्क है। सर्वोच्च न्यायालय तो रिट जारी कर रहा है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय रिट जारी कर रहा है अनुच्छेद 226 के तहत। इसका मतलब वो हमारे मूल अधिकारों की क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं और हम मूल अधिकारों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसका मतलब मूल अधिकार कैसे हो गए? वाद योग्य हो गए। अगली अपन मूल अधिकारों की विशेषताओं की चर्चा करें तो क्या हमें हर परिस्थिति में ये मूल अधिकार रहते हैं या कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हमारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अपन बात करें आपातकाल के समय मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मूल अधिकार समाप्त नहीं किए जाते आपातकाल में, क्या किए जाते हैं? निलंबित किए जाते हैं। समाप्त का मतलब तो हो गया कि भाई संविधान से मूल अधिकार क्या हो गए? समाप्त हो गए। और निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड। निलंबन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंड। कि जब तक आपातकाल रहे तब तक अपने मूल अधिकार क्या कर दिए? अस्तित्व में नहीं है, तब तक के लिए वो निलंबित हो गए। जैसे आपातकाल समाप्त होगा वापस अपने मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। तो आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन दो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 का और अनुच्छेद 21 का। ये दो मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते, ये हमेशा बने हुए रहते हैं। चाहे आपातकाल हो चाहे सामान्य काल हो, हर समय ये मूल अधिकार बने हुए रहते हैं। इसमें देखो संवैधानिक प्रावधान भी देख लेते हैं, पर क्या कर रखा है। जैसे एक अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 358 क्या कहता है भारतीय संविधान का? उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल याद करो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा मूल अधिकार अपने आप ही क्या हो गए? निलंबित हो गए। और कौन से मूल अधिकार यहां स्वतः निलंबित होते हैं? यहां पर पूरा लिखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार, सारे मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते, ध्यान रखना। अनुच्छेद 358 में केवल ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्यों निलंबित हो जाते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 19 में जैसे अपने को अधिकार दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे अपने को घूमने की स्वतंत्रता है, व्यापार की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता है। तो ये कुछ स्वतंत्रताएं जो अपने अनुच्छेद 19 में दे रखी हैं, कुल 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। अब एक चीज बताऊं, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल की तो तीन ही तो परिस्थितियां हैं, या तो किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण हो जाए, या देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इन तीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, अपन उदाहरण ले लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो उस समय अपनी इच्छा हो गई कि भाई अपन चलो बॉर्डर पे घूम के आते हैं। तो सरकार ने, मतलब सरकार की तरफ से वहां सैनिक रहते हैं, सैनिकों ने आपको रोक लिया कि आप इधर नहीं जा सकते बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे तो युद्ध चल रहा है। उस समय आप ये थोड़ी कह दोगे कि अनुच्छेद 19 के तहत मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, मैं तो भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकता हूँ।
तो इसका मतलब युद्ध वाली परिस्थिति में थोड़ी आप बॉर्डर पे घूमने जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार है वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। फिर अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे। तो ये मूल अधिकारों को निलंबित करने को लेकर कुछ परिस्थितियां हो गई, दोबारा देखना इसको। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब 358 जो अनुच्छेद है उसमें तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। फिर अगले अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मूल अधिकारों को भी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। अगली विशेषता अपन देखें, क्या संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है? अब जैसे अपन अनुच्छेद 13(2) पढ़ते हैं, अपन थोड़ा सुनना अनुच्छेद 13(2) के बारे में। अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये 13(2) में लिखा हुआ है, दोबारा सुनना। 13(2) में क्या लिखा हुआ है, यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसा नियम या कानून बनाती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है। मतलब न्यायपालिका हमारे मूल अधिकारों की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो क्या मूल अधिकारों में संसद कटौती नहीं कर सकती? अब ध्यान रखना, मूल अधिकारों में संसद बिल्कुल कटौती कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संशोधन करेगी कौन सी प्रक्रिया के तहत? हमारे संविधान में संशोधन का जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन करते हुए संसद हमारे मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? बिल्कुल, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और उसी प्रक्रिया से संसद इसमें मूल अधिकारों में संशोधन करेगी जिस प्रक्रिया से संसद किसमें संशोधन करती है? संविधान में संशोधन करती है। और संविधान में संशोधन करने का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। तो ये तो मूल अधिकारों को लेकर अपने सामान्य सी चर्चा हुई। उसके बाद में जो मूल अधिकार दे रखे हैं उसके बारे में भी अपन कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।